हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो संविधान सभा पार्ट 2 में। और जो पिछला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन का आगमन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन की सिफारिशें क्या क्या थी और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या है? मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रधान थे, मतलब व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, एवं एवी अलेक्जेंडर जो कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी थे, मतलब नौसेना मंत्री थे, को भारत भेजा और इसे ही कैबिनेट मिशन कहा जाता है। दोस्तों, इसको हम कैबिनेट मिशन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री एटली ने अपने मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल को हम क्या कहते हैं? कैबिनेट। तो मंत्रिमंडल के सदस्य भेजे थे तो ये कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए हम इसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, 24 मार्च 1946 को मिशन दिल्ली पहुंचा। और जब मिशन दिल्ली पहुंचा तो इसका प्रमुख कार्य क्या था, उद्देश्य क्या था भारत आने का? इसका प्रमुख कार्य था भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना। तो सबसे पहले जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो आते ही उसने विभिन्न राजनीतिक दलों को और वर्गों को मिलने के लिए एक सम्मेलन बुलाया। और वो कहाँ बुलाया? शिमला में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो सम्मेलन हुआ था शिमला में। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कोई समझदारी निर्मित हो इसकी कोशिश की गई, लेकिन वो विफल रही। संविधान संबंधी सिफारिशें। दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो भारत आया उसने संविधान संबंधी क्या सिफारिशें की, देखते हैं। फर्स्ट, संविधान सभा के कुल 389 सदस्य होंगे। पहली सिफारिश की कैबिनेट मिशन ने कि जो संविधान सभा बनेगी उसमें 389 सदस्य होंगे, जिनमें 292 कहाँ से होंगे? ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। ब्रिटिश प्रांतों से यहाँ तात्पर्य है जो ब्रिटिश भारत था, मतलब जो ब्रिटिश के अंडर था उस भारत के प्रतिनिधि होंगे, उन प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे 292। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। दूसरी सिफारिश की गई कि प्रत्येक प्रांत द्वारा जो प्रतिनिधि भेजे जाएंगे या भेजे गए सदस्यों की जो संख्या होगी उस प्रांत की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाएगी। जिस प्रांत की जनसंख्या जैसी वैसे उसके प्रतिनिधि। और उसमें क्या कंडीशन रख दी गई? उसमें यह शर्त रख दी गई कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ओके दोस्तों, और इस चुनाव के लिए उन्होंने एक और चीज क्या करी कैबिनेट मिशन ने? उन्होंने किया प्रत्येक प्रांत की सीटों को उस प्रांत के प्रमुख संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में पुनः बांटा जाए। मतलब कैबिनेट मिशन ये चाहता था कि हर संप्रदाय के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हों ताकि एक सही संविधान का निर्माण किया जा सके, हर तबके हर संप्रदाय के लिए उसमें बात हो। इसके लिए मिशन ने 3 वर्गों में मतदाताओं को बांट दिया, जिसमें पहला था सामान्य, दूसरा था मुस्लिम और तीसरा था सिख। और जो सिख वर्ग बनाया गया था ये केवल पंजाब के लिए था। और जो सामान्य वर्ग था, सामान्य में देखो नोट लिखा हुआ है मैंने आपको इसको क्लियर करने के लिए कि सामान्य क्या था। सामान्य में उन सभी समुदायों को शामिल किया गया जो मुस्लिम या सिख नहीं थे, मतलब मुस्लिम और सिख के अलावा जितने भी थे उन सबको सामान्य में शामिल कर लिया गया। उसके बाद विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधि प्रांतीय विधायिका के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुने जाएंगे। कैबिनेट मिशन ने एक और सिफारिश क्या की कि जो संप्रदायों के प्रतिनिधि होंगे जो प्रांतीय विधायिका के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे वो भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। और इस चुनाव में एक संप्रदाय के निर्वाचक केवल
अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, मतलब अपने अपने संप्रदाय के जो प्रतिनिधि हैं वो उसी संप्रदाय के लोग उनको चुनेंगे। उसके बाद चीफ कमिश्नरियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ग्रुप ए में दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा एवं कुर्ग, जिसको वर्तमान में हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं, के एक एक सदस्य और ब्रिटिश बलूचिस्तान का एक सदस्य ग्रुप बी में शामिल होगा। अब दोस्तों आपके माइंड में आ रहा होगा कि चीफ कमिश्नरियाँ तो ठीक है कि दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये चार उस टाइम पर चीफ कमिश्नरियाँ थी, लेकिन ये ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या है? तो दोस्तों ग्रुप जब ये सीटों का डिवाइडेशन किया गया, जब सीटों को बांटा गया तो उसमें इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। प्रांतों को 3 ग्रुप बनाए गए अलग अलग और उनमें रखा गया जो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी था। ओके, और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देते हुए कुल 93 सीटों का प्रावधान किया गया, जो कि हमने अभी इससे पहले भी अध्ययन कर लिया गया था। लेकिन इसको यहाँ पर वापस से लिखने के पीछे उद्देश्य ये है क्योंकि ये जो 93 सीटों का प्रावधान किया गया था, इसका चुनाव थोड़ा अलग तरीके से होना था। और वो तरीका क्या है, आइए देखते हैं। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति। ओके, कौन समझौता समिति? समझौता समिति क्या थी? ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधि को समझौता समिति कहा। और देशी रियासतों की तरफ से बैठाई गई समिति, और इन दोनों समितियों के बीच में आपसी बातचीत के द्वारा ये तय होना था कि प्रतिनिधियों के चुनाव कैसे हों, या प्रतिनिधियों का चुनाव इन दोनों की आपसी बातचीत से होना था। उसके बाद कैबिनेट मिशन ने क्या किया दोस्तों? प्रांतों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, 3 वर्गों में डिवाइड कर दिया। कैसे? देखते हैं। प्रांतों के अलग संविधानों की भी इस योजना में व्यवस्था की गई और कहा गया कि संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के बाद सदस्य अपने आप को 3 वर्गों में बांट लेंगे दोस्तों। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। और 3 वर्ग क्या क्या बनाए गए? पहला वर्ग बनाया गया हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि, ओके, और दूसरा वर्ग था मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पश्चिमी प्रांतों के प्रतिनिधि। अगर हम वर्तमान दृष्टि से देखें दोस्तों, तो ये उत्तर पश्चिमी प्रांत कौन सा होगा? पाकिस्तान वाला हिस्सा। ओके, और तीसरा जो भाग था या तीसरा जो वर्ग बांटा गया वो था मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि, जो कि अगर हम वर्तमान दृष्टि से देखें तो अभी का जो बांग्लादेश है वो वाला जो प्रांत था उस समय पर। तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि, मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पश्चिमी प्रांतों के प्रतिनिधि, मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि। और इन 3 वर्गों द्वारा पहले अपने अपने प्रांतों और वर्गों के संविधान निर्माण के बाद संघीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि ये जो 3 वर्ग हमने बनाए हैं ये पहले अपने प्रांतों के संविधान का निर्माण करेंगे और उसके बाद सभी मिलके एक संघीय संविधान का निर्माण करेंगे दोस्तों। और जो ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया, ये सारी जो हमने अभी स्टडी किया, ये सारी क्या थी? कैबिनेट मिशन की सिफारिश है, जो आया और उसने ये सिफारिश की कि संविधान सभा कैसे वर्क करेगी, उसका गठन कैसे होना है और उसका कार्य प्रणाली क्या रहेगी। ये सभी सिफारिशें कैबिनेट मिशन में की गई दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग ने भी इसको स्वीकार कर लिया था और भारतीय कांग्रेस ने भी, जो कांग्रेस थी उस समय की, अभी की जो कांग्रेस है वो अलग है दोस्तों, और उस समय की जो कांग्रेस थी वो अलग थी। तो उस समय की जो कांग्रेस थी उसने भी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। क्यों किया? इसका कारण मैं आपको बताता हूं कि मुस्लिम लीग ने क्यों किया। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की सिफारिश को इसलिए स्वीकार कर लिया गया क्योंकि कैबिनेट मिशन ने जो ये 3 वर्ग बांटे थे, जिसमें एक हिंदू प्रांतों के प्रतिनिधि है ना, तो ये अलग अलग जो 3 वर्ग बांटे थे और 2 मुस्लिम के थे, तो इसमें उनको पाकिस्तान के बीज नजर आए और इसको उन्होंने, मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने इसको स्वीकार क्यों किया? क्योंकि मुस्लिम लीग क्या कह रही थी उस टाइम में? मुस्लिम लीग कह रही थी कि अलग अलग संविधान सभा का निर्माण हो,
है ना, मुस्लिम प्रांतों के लिए अलग संविधान सभा का निर्माण हो और जो कांग्रेस चाहती है उसके लिए अलग संविधान सभा का निर्माण हो। लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि संविधान सभा एक ही रहे, संविधान भी एक ही रहे, क्योंकि कांग्रेस कभी भी देश के बंटवारे के पक्ष में नहीं थी। इसलिए क्योंकि संविधान सभा एक ही थी, अलग अलग नहीं बननी थी, इसलिए कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि ये जो वर्गों का बंटवारा था उसमें कहीं ना कहीं उनको पाकिस्तान का बीज नजर आया। ओके दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? सबसे पहले 29 जून को लॉर्ड वेवल ने काम चलाऊ सरकार की घोषणा कर दी, जिसके तत्वावधान में जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। तो पहले जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए वो कब हुए दोस्तों? ध्यान रखिएगा, जुलाई 1946। उसके बाद जुलाई 1946 में प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। दोस्तों अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि पहले तो सर ने बताया था कि 389 सीटें थी, तो चुनाव 296 पर ही क्यों हुए? तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और इसमें दलीय स्थिति इस प्रकार रही। जुलाई 1946 में जो प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सीटें थी, उनकी दलीय स्थिति क्या रही कि कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग के पास 73 सीटें हाथ में आई, यूनियनिस्ट पार्टी को एक, यूनियनिस्ट मुस्लिम को भी एक सीट मिली, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को भी एक सीट मिली, कृषक प्रजा पार्टी को एक सीट, अछूत जाति संघ को एक सीट, सिख को एक सीट, कम्युनिस्ट दल को एक सीट, और अगर हम देखें 10वां निर्दलीय, तो निर्दलीय की सीट थी 8। और अगर हम इन सब का टोटल करें तो टोटल सदस्य हो जाएंगे 296। अब मैं क्लियर करता हूं कि 296 सदस्यों पर ही क्यों चुनाव हुए। दोस्तों ये 296 जो सीट हैं, इसमें 292 तो ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश भारत के जो प्रतिनिधि चुने जाने थे वो सीटें थी, और 4 चीफ कमिश्नरियों की सीटें थी। टोटल 296 पर चुनाव हुए थे, क्योंकि दोस्तों बाकी जो सीटें थी वो 93 सीटें देशी रियासतों की थी, और वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि वो समझौता समिति और देशी रियासतों की समितियों की आपसी बातचीत से उनका चुनाव किया जा रहा था। इसलिए यहाँ पर जो चुनाव थे वो 296 सदस्यों के हुए। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, तो आपको समझ आ गया होगा कि आगे क्या होना है। आगे क्या हुआ दोस्तों? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, और फिर संविधान सभा में अपनी स्थिति देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया, और जो पहली बैठक होनी थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक, पहली बैठक या प्रथम अधिवेशन अगर हम कहें, तो में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस टाइम जो मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि, उन्होंने इसका आमंत्रण, किसका? प्रारंभिक बैठक, संविधान सभा की जो प्रारंभिक बैठक थी उसके आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए मुस्लिम लीग का कोई भी प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। तो फिर भारतीय संविधान सभा, अब यहाँ पर ये अधूरा रह गया। संविधान सभा का जो गठन था वो मुस्लिम लीग के अलग हटने से अधूरा हो गया। तो संविधान सभा का जो गठन है वो 3 चरणों में पूरा होता है, और उन चरणों को हम अध्ययन करते हैं। पहला जो चरण है वो है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ, और कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई। उसमें हमने देखा कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे, है ना, कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर। ये पहला चरण था। उसके बाद दूसरे चरण में क्या हुआ? दूसरे चरण की जो शुरुआत थी वो 3 जून 1947 की विभाजन योजना से होती है। मतलब पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन होना है दोस्तों अब, और जब विभाजन हो जाता है तो सीधी सी बात है, सीटें भी कम होनी थी। तो उसके बाद जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, तो पुनर्गठन के अनुसार 324 प्रतिनिधि होंगे, मतलब 324 सीटें फिक्स की गई, जो कि पहले कितनी थी? 389। ध्यान रखना दोस्तों।
उसके बाद तीसरे चरण में क्या हुआ, जो तीसरा चरण था वो देशी रियासतों से संबंधित था और उनके प्रतिनिधि संविधान में अलग अलग समय में सम्मिलित हुआ। पहले तो उनका फिक्स था, अगर हम कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अकॉर्डिंग अगर सारा काम होता तो कैबिनेट मिशन ने निश्चित कर दिया था कि जो समझौता समिति है और देशी रियासतों की जो समिति होगी, प्रतिनिधि समिति, वो आपस में मिलकर 93 सदस्यों का चुनाव कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब मुस्लिम लीग ने बीच में ही हट गए तो फिर तीसरे चरण में जो देशी रियासतें भी अलग अलग समय में संविधान सभा में शामिल हुए उनके प्रतिनिधि। और सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट देखते हैं, हैदराबाद ही एक ऐसी एकमात्र रियासत थी जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। और दोस्तों ये आप भी जानते हो कि हैदराबाद ने भारत के विलय पत्र पर भी हस्ताक्षर नहीं किए थे और बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे देश के लौह पुरुष हैं, उनके प्रयासों से हैदराबाद को भी भारत में शामिल किया गया। और जब संविधान सभा का गठन हो गया तो 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्वाधीनता और सत्ता अपने साथ उत्तरदायित्व लाती है। वह उत्तरदायित्व अब इस भारत के लोगों की प्रतिनिधि प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के कंधों पर है। यह कथन किसका है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ध्यान रखिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, और नई नई जानकारियाँ पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।